मेरी लास्ट वीडियो में आपने आईएस कर्व की कंस्ट्रक्शन को सीखा और आपने ये जाना कि आईएस कर्व जो है वो कौन से वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से आईएस कर्व का जो स्लोप है वो अफेक्ट होता है और आईएस कर्व कैसे शिफ्ट हो सकता है। इस वीडियो में मैं आईएस एलएम मॉडल का सेकंड पार्ट यानी एलएम कर्व का कंस्ट्रक्शन आपको सिखाने वाला हूं और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे जो गुड्स मार्केट है और मनी मार्केट है वो साइमल्टेनियसली कैसे इक्विलिब्रियम में हो सकती हैं। तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं कि एलएम कर्व यानी कि मनी मार्केट का जो कर्व है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। द एलएम कर्व और एलएम कर्व शो करता है कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड लेवल्स ऑफ आउटपुट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन शो करता है जहां मनी मार्केट की डिमांड बराबर हो मनी सप्लाई के, ऐसे इक्विलिब्रियम को जहां डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस यानी डिमांड फॉर मनी इक्वल हो सप्लाई ऑफ मनी के, उसे हम मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे एलएम कर्व की कंस्ट्रक्शन को सीखने के लिए। एलएम कर्व की जो कंस्ट्रक्शन है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले आपको यह समझना है कि डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस जो है उसको उसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या हैं। डिमांड फॉर मनी या फिर डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस मैं कहूँ तो उसका उसकी इक्वेशन क्या है, उसका कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद सप्लाई ऑफ रियल बैलेंसेस यानी मनी सप्लाई जो है उसकी इक्वेशन क्या है, उसका डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। और फिर हम डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस और सप्लाई फॉर रियल बैलेंसेस दोनों को एक ही डायग्राम में प्लॉट करेंगे जिससे हमें मिलेगा हमारा एलएम कर्व। So these two steps gives us the combinations of income and interest rates. See, combinations of incomes and interest rate that keep the money market in equilibrium. तो हमें यहाँ मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है और आईएस कर्व में हम गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ इफ y इज इनकम, यूजुअली हम y से इनकम को डिनोट करते हैं और I as usual is rate of interest. Then the demand for real balances, डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस को हमने यहाँ L से डिनोट किया है। L is equal to small k y minus small h small I। यहाँ y as you can see is income and I you can see is rate of interest। k and h are the coefficients. both are both bear positive value, means both are greater than 0, or they tell us the responsiveness of demand of real balances to income and interest। यानी डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस जो है, डिमांड फॉर मनी जो है वो इनकम में चेंजेस की वजह से कैसे चेंज होती है या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस की वजह से कैसे चेंज होती है। इस इक्वेशन को देखकर यू कैन लर्न कि अगर इनकम में चेंजेस होते हैं तो डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस में पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस, while this one and this one they have negative relationship because the coefficient bear a negative sign। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस डिक्रीज होगी। तो आइए now we will learn the construction of LM curve. The LM curve shows combinations of interest rates and levels of output such that money demand equals money supply। ये मैंने अभी आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था। दो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, अभी हम पहले स्टेप पर काम कर रहे हैं। सो द डिमांड फॉर मनी इज डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस। हम डिमांड फॉर मनी को डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस क्यों कहते हैं? बिकॉज पीपल होल्ड मनी फॉर व्हाट इट विल बाय। लोग मनी को इसलिए अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि मनी से वो कुछ परचेज कर सकते हैं। मनी की अपनी एक परचेजिंग पावर होती है।
द डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ रियल इनकम, मैंने अभी आपको ये बताया, और एंड द इंटरेस्ट रेट, ये भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ये अफेक्ट करता है। इट डिपेंड्स on the level of real income because individuals hold money to pay for their purchases। इनकम क्यों अफेक्ट करती है? क्योंकि लोग इस इनकम को यूज करते हैं परचेजिंग के लिए। तो अगर इनकम बढ़ती है किसी की, तो हम समझते हैं कि उस पर्सन की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, तो उसकी परचेजिंग पावर भी बढ़ी है। तो इनकम इसलिए डिमांड फॉर मनी के साथ इसका एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। द डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। तो आई जो है ये कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी होता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप मनी को अपने पास ना रखकर उसे बैंक में डिपॉजिट कर दें, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग होगा मार्केट में, उतनी आपको उस मनी पर इनकम अर्न होगी। लेकिन अगर आप उस किसी मनी को बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं, अपने पास रखते हैं उसको, तो आप उतना इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं जितना आपको बैंक में डिपॉजिट करने पर मिल गया होता। यही कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी है, यानी कि अगर आप मनी अपने पास होल्ड कर रहे हैं तो उसकी क्या कीमत आप चुका रहे हैं, वो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये अगर बढ़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मनी को होल्ड करने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, लोग कम पैसा अपने पास रखना चाहेंगे, तो डिमांड फॉर मनी डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस के साथ एक नेगेटिव रिलेशन होता है। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज द इंटरेस्ट दैट इज फॉरगोन बाय होल्डिंग मनी रादर देन other assets. The higher the interest rate, the more costly it is to hold money, and accordingly, the less cash will be held at each level of income. Now, moving ahead, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर। अगर इंटरेस्ट रेट 1% है, तो देर इज लिटिल बेनिफिट फॉर फ्रॉम होल्डिंग बॉन्ड्स और कीपिंग द मनी इन डिपॉजिट्स रादर देन मनी। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका बढ़कर 1% से 10% हो जाए, तो अब आपको अपना मनी जो है वो बॉन्ड्स की फॉर्म में या फिर बैंक डिपॉजिट्स की फॉर्म में रखना काफी प्रॉफिटेबल होगा। और अगर आप डिपॉजिट की फॉर्म में अपना मनी नहीं रखते हैं, तो ऐसे में यू आर लूजिंग एक्चुअली 10% 10% income on your money that you could have earned if you would have put up your money in the bank deposits. So the demand for real balances. The demand for real balances increases with the level of real income and decreases with the interest rate. तो अब मैं समझता हूँ कि इस रिलेशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो डिमांड है, इनकम इंक्रीज होने पर इंक्रीज होती है और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने पर डिक्रीज होती है। मैंने आपको ये वेरिएबल्स भी बता दिए हैं और साथ ही साथ मैंने आपको ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये भी। तो अभी तक आप डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस को इक्वेशन की फॉर्म में अच्छे से समझ गए होंगे। द डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस implies that for a given level of income, यानी किसी एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम पर द क्वांटिटी डिमांडेड इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि ये जो डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ये जो रिलेशन मैंने अभी आपको समझाई है, ये बहुत हेल्प करने वाली है आपको नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम को समझने में। देखिए यहाँ ये डायग्राम जो है, इसमें आपको डिमांड फॉर मनी यानी एल कर्व यहाँ कंस्ट्रक्ट करना दिखाया है। आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पर जो वेरिएबल है वो है इंटरेस्ट रेट, और एक्स एक्सिस पर जो वेरिएबल है वो है डिमांड फॉर मनी। हियर यू कैन सी कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, डिमांड फॉर मनी डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि इनमें एक नेगेटिव रिलेशनशिप है और इसीलिए एल कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। सो डेल्टा वाई गिव्स द चेंज इन रियल इनकम। रियल इनकम में अगर कोई चेंज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, उसे हम डेल्टा वाई कहते हैं। और के डेल्टा वाई जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि फॉर अ गिवन चेंज इन इनकम व्हाट इज द एक्चुअल चेंज इन
द डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस। तो डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड होता है चेंजेस इन इनकम के साथ में। तो अगर इनकम इंक्रीज होगी तो नेचुरली जो हमारा डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस है वो इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्स टू। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर के जो है वो लार्जर वैल्यू बियर करेगा, के लार्जर होगा तो सेम चेंज इन इनकम में होने के बाद भी रियल बैलेंसेस में एक लार्जर चेंज मिलेगा। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं दिस के डेल्टा वाई इज एक्चुअली द कॉज ऑफ शिफ्ट इन एल कर्व। के की वैल्यू अगर लार्जर होगी तो डेल्टा वाई की सेम वैल्यू के लिए भी एक लार्जर शिफ्ट होगा। यहाँ डिपेंड करेगा कि डेल्टा वाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट, और अगर डेल्टा वाई यानी इनकम जो है वो डिक्रीज हुई है तो डेल्टा वाई नेगेटिव होगा, सो देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इट कॉजेज अ शिफ्ट इन डिमांड फॉर मनी के डेल्टा वाई। और एच क्या करता है? एच टेल्स द स्लोप ऑफ द एल कर्व। ये जो स्लोप है यानी ढाल जो है इस कर्व का वो एच से डिटरमाइन होता है। एस स्मॉलर एच मींस स्टीपर कर्व। और अगर एच की वैल्यू ज्यादा हो जाए, अगर एच ज्यादा होगा तो एक कर्व ऐसे से ऐसा हो जाएगा, यानी कि ज्यादा फ्लैट कर्व हो जाएगा। क्योंकि रेस्पॉन्सिवनेस जो है इंटरेस्ट रेट की जो रेस्पॉन्सिवनेस है, सॉरी रियल बैलेंसेस, डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस की जो रेस्पॉन्सिवनेस है इंटरेस्ट रेट में चेंजेस के लिए वो बढ़ जाती है। तो इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा चेंज होने पर भी डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंसेस में एक बड़ा चेंज आप पाते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और अब हम बात करते हैं कि मनी सप्लाई जो है यानी सप्लाई ऑफ रियल बैलेंसेस जो है उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। अगर एम बार नॉमिनल मनी सप्लाई है और पी बार क्या है? कांस्टेंट प्राइस लेवल है। तो आपको मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स में कोई भी नॉमिनल कॉन्सेप्ट अगर प्राइस लेवल से डिवाइड कर दिया जाता है देन यू गेट द रियल कॉन्सेप्ट। ये आप जीडीपी भी देखते हैं कि नॉमिनल जीडीपी को आप प्राइस लेवल से डिवाइड कर दें तो यू गेट द रियल जीडीपी। सिमिलरली हियर, if you divide the nominal money supply by the prevailing price level, you get the supply of real balances। तो supply of real balances को यहाँ m bar divided by p bar से डिपिक्ट किया गया है। To study equilibrium in money market, we have to say how the supply of money is determined। तो यहाँ जो सप्लाई है वो जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री में उसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है। हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है। वी टेक द नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी एज गिवन एट लेवल एम बार। ये एम बार जो है ये सेंट्रल बैंक के द्वारा यानी आरबीआई के द्वारा ये डिटरमाइन किया जाता है। और जो प्रिवेलिंग प्राइस लेवल होता है इकोनॉमी में उससे डिवाइड करने पर वी गेट द रियल बैलेंसेस सप्लाई। सप्लाई ऑफ रियल बैलेंस हमें मिल जाता है ऐसा करने पर। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम जो हमारा ये देखिए इक्वेशन की फॉर्म में हमें यहाँ देखना है कि इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करती है मार्केट। आपने अभी तक जाना कि डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, सप्लाई ऑफ रियल बैलेंसेस के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। तो मनी मार्केट जो होती है वो इक्विलिब्रियम में होती है व्हेन द डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ रियल बैलेंसेस। तो डिमांड अगर इक्वल हो जाए तो यहाँ देखिए कि ये हमारी डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस है। आपने पढ़ा था कि L इज इक्वल टू के वाई माइनस एच आई, ये डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस था। ये अगर बराबर हो जाए सप्लाई फॉर रियल बैलेंसेस के तो वहां मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और अब देखते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में कि कैसे
मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम अचीव होता है। यहाँ देखिए इस डायग्राम में दो पैनल हैं, पैनल ए और पैनल बी। दोनों ही पैनल्स में हमने वाई एक्सिस पर इंटरेस्ट रेट लिया है और एक्स एक्सिस पर हमने पैनल ए में इनकम या आउटपुट हमने लिया है और पैनल बी में हमने रियल बैलेंसेस लिए हैं। रियल बैलेंसेस यानी सप्लाई ऑफ रियल बैलेंसेस। आप देख सकते हैं कि सप्लाई ऑफ रियल बैलेंसेस कर्व जो है वो एक वर्टिकल लाइन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस की वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से अफेक्ट नहीं होती है। सप्लाई फॉर रियल बैलेंसेस जो है अफेक्ट होती है चेंजेस इन प्राइसेस से, या फिर जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो नॉमिनल मनी सप्लाई को ही चेंज कर दे। तो यानी कि या तो एम बार चेंज हो या पी बार चेंज हो या दोनों चेंज हो, तभी ये कर्व जो है रियल बैलेंसेस का ये शिफ्ट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस की वजह से इसमें कोई शिफ्ट नहीं होता है। सो नाउ you can see in the panel A LM curve, और LM कर्व क्या है, वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है। यू कैन सी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ y एक्सिस पर लिया है आपने, इसमें इंक्रीज होने पर यू कैन सी कि इनकम इंक्रीज हो रही है और मन ये जो LM कर्व है ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, यानी फॉर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वी हैव हायर आउटपुट। नाउ सी द स्लोप ऑफ LM कर्व इज डिटरमाइंड बाय I and K। लेकिन इसको समझने से पहले आप एक बार ये जो हमारा पैनल बी है आप इस पर फोकस कीजिए, पैनल बी पर। एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस द डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था कि L इज इक्वल टू है के वाई माइनस एच आई। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंक्रीज होता है तो उससे डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस यानी L डिक्रीज होगी। To maintain the demand for real balances equal to the fixed supply, the level of income has to rise। तो यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है तो इनकम भी बढ़ रही है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि यहाँ आप एक बार फिर से इसको समझिए कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो उससे डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस इंक्रीज हो रही है, और डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा? टू मेंटेन डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस इक्वल टू द फिक्स सप्लाई। सप्लाई क्या है? सप्लाई ये है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और उससे क्या होगा? डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस जो है वो डिक्रीज हो रही हैं, लेकिन अगर हमें डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस को अभी भी इक्वल रखना है, डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस को अभी भी एम बार अपॉन पी बार के इक्वल रखना है, तो हमें इनकम इंक्रीज करनी होगी। जितना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट एल पर आ रहा है, सिमिलर हमारा इंपैक्ट हमारा इतना ही हम कॉम्पनसेट कर लें इनकम में इंक्रीज की वजह से। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो अब आगे बढ़ते हैं इसी में। द एग्जिस्टिंग सप्लाई ऑफ रियल बैलेंसेस यानी कि एम बार अपॉन पी बार, ये हमारी एग्जिस्टिंग सप्लाई है रियल बैलेंसेस की, इज शोन बाय द वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन से मैंने यहाँ आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये वर्टिकल लाइन हमारी एग्जिस्टिंग रियल सप्लाई है। सिंस इट इज गिवन एंड देयरफॉर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट रेट से इंडिपेंडेंट है, यानी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस का इसके ऊपर हमारे एम बार अपॉन पी बार के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता। एट इंटरेस्ट रेट I1, अब देखिए जब इंटरेस्ट रेट I1 है तो उस समय जो हमारा एल कर्व है यानी डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस जो है वो सप्लाई ऑफ रियल बैलेंसेस के साथ यहाँ इंटरेक्ट करती हैं और E1 हमारा इक्विलिब्रियम होता है। देयरफॉर पॉइंट E1 इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द मनी मार्केट। द हायर लेवल ऑफ सबसे पहले इसमें देखिए कि कंसिडर द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन इनकम टू Y2। अगर हमने सपोज इनकम को इंक्रीज कर दिया,
इनकम इंक्रीज करेंगे तो डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं इनकम इंक्रीज होते ही डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस इंक्रीज होता है, यानी कि एल कर्व जो है हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो एल कर्व जो है हमारा L1 से L2 पर शिफ्ट हो गया। इससे क्या होगा, द हायर लेवल ऑफ इनकम कॉजेज द डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस टू बी हायर एट ईच लेवल ऑफ द इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट के हर एक लेवल पे हायर डिमांड, यानी कि यहाँ देखिए किसी भी लेवल पे अगर I1 पे पहले ये डिमांड थी, तो अब यहाँ देखिए इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पहले अगर ये डिमांड थी तो अब ये डिमांड है। तो किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अब हायर डिमांड है रियल बैलेंसेस के लिए, क्योंकि इनकम इंक्रीज हो गई है। सो द डिमांड कर्व फॉर रियल बैलेंसेस शिफ्ट्स अप and to the right to L2. The interest rate increases to I2 to maintain equilibrium in the money market at that high level of income. तो अब जो ये हमारा इक्विलिब्रियम है, ये फ्रेश जो आया है वो है E2, और E2 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है I2। ध्यान से देखिए, तो क्योंकि जो सप्लाई ऑफ रियल बैलेंसेस है वो शिफ्ट नहीं हुई है, सिर्फ डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस इंक्रीज हुई है, और डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस क्योंकि इंक्रीज हो गई है, मनी की डिमांड बढ़ गई है, तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मार्केट में बढ़ गया है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। तो नया इक्विलिब्रियम हमारे पास E2 आता है। वी रिकॉर्ड पॉइंट E2 एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। तो यहाँ ये हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए E1 एंड E2। तो यहाँ देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट E1 पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट I1 पर ये इक्विलिब्रियम E1, और I2 पर E2, और हम सेम प्रोसेस अगर फॉलो करें, कंटिन्यू करें, तो वी कैन हैव सेवरल पॉइंट्स लाइक दिस। So performing the same exercise for all income levels, we generate a series of points that can be linked to give us the LM schedule. तो ऐसे ही अगर हम इनको L1, L2 और L3, L4 ऐसे many डिमांड कर्व जो हैं मनी सप्लाई के लिए, रियल बैलेंसेस के लिए जो हमारे डिमांड कर्व है, ऐसे हम सेवरल कंस्ट्रक्ट करें तो वी कैन हैव सेवरल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। और एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों ये इंटरेस्ट रेट और जो हमारा आउटपुट है इन दोनों का रिलेशन पॉजिटिव आता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, मैं फिर आपको बता दूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ तो उससे डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस घटेगी, लेकिन अगर डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस को हमें इंटैक्ट रखना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनकम को इंक्रीज कर देंगे। हम इनकम को इंक्रीज करेंगे तो ही वो डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि मनी की जो सप्लाई है मार्केट में वो चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जब I1 से I2 पर शिफ्ट हुआ, I1 से I2 पर शिफ्ट हुआ, तो मार्केट में इनकम भी इंक्रीज हो गई Y1 से Y2 पर, एंड वी हैव अ फ्रेश इक्विलिब्रियम E2। तो ऐसे सेवरल पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं, वी गेट द LM कर्व व्हिच इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व। तो इस वीडियो में आपने जाना कि LM कर्व को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे मनी मार्केट और गुड्स मार्केट यानी IS और LM कर्व को साइमल्टेनियसली हमें कैसे इक्विलिब्रियम में कंस्ट्रक्ट करना है। That is all about this video.